Our next topic is development of resources. As we all know that resources are vital for human beings and as well as for maintaining the quality of our life. तो इसकी वजह से क्या है ना कि लोग समझते हैं कि रिसोर्सेज जो है नेचर ने हमें गिफ्ट किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन लोगों को ये लगता है कि ये रिसोर्सेज जो हैं ये गिफ्ट हैं, इसीलिए वो रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं और अच्छी तरीके से, जैसे सही तरीके से यूज नहीं करते, और इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो डिस्कस करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हैं विद द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस। एक क्वेश्चन भी बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, और व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो देखिए, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ चुनिंदा लालची लोगों की वजह से रिसोर्सेज का दमन हो रहा है, ठीक है, वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आगे आप बहुत अच्छी कॉट पढ़ेंगे एक महात्मा गांधी का। अभी देखिए, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स which in turn divided the society into two segments, for example haves and have nots। जैसे कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के हाथों में नहीं है, तो सोसाइटी डिवाइड हो गई है इन रिच एंड पुअर, हैव्स एंड हैव नॉट्स। इसके पास तो रिसोर्सेज ज़्यादा है और इसके पास नहीं है, तो इसीलिए सोसाइटी का भी डिवीजन हो गया इनटू टू सेगमेंट्स। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब जैसे देखेंगे तो सही तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करने की वजह से पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। जैसे आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, उसके वजह से गर्मी भी बढ़ रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, ये सारी चीजें। तो प्रॉब्लम्स तो हैं इतनी, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? An equitable distribution of resources has become essential for sustained of life, sustained quality of life and global peace। तो जब रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तब जाकर के हम सस्टेन्ड क्वालिटी, मतलब लंबे समय तक हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएंगे और अच्छे से रह पाएंगे, और एक ग्लोबल पीस मेंटेन होगा, वर्ल्ड वाइड पीस मेंटेन होगा। तो इसके लिए क्या है कि देयरफॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो इसका डिस्कशन जो है एक अर्थ समिट, जो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट इन ब्राजील 1992 में हुआ था, और उसका आउटकम निकल के आया एजेंडा 21। इसको आप ध्यान रखेंगे कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, लंबे समय तक हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए अच्छे से, उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत को समझना पड़ेगा, उसे अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दैट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation। आप डेवलपमेंट तो करिए, लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करो भाई, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करो। और डेवलपमेंट जो अभी आप कर रहे हैं प्रेजेंट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लिया, इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर लिया और अपनी नीड्स को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो वी शुड नॉट, अभी आप प्रेजेंट से तो कंप्रोमाइज नहीं करो, लेकिन फ्यूचर के लिए भी छोड़ लो। जैसे ये नहीं है कि पानी अगर आपके पास अभी है भरपूर, तो आपने बहुत यूज कर लिया और ख़त्म कर दिया मान लो, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए फिर क्या बचेगा? तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो रिसोर्सेज अभी आप यूज कर रहे हैं, उन्हें भी वो रिसोर्सेज मिल पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, और अभी आप यूज करिए। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था इन ब्राजील। समिट वेयर मोर देन 100 हिट्स, जैसे 100 मैक्सिमम, जैसे देखेंगे आप तो 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स आए थे जो रियो डी जेनेरियो में मिले, वहाँ पे मीटिंग किए वे लोग, और उनका मेन मुद्दा ये था, दे एड्रेस द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, जो अभी प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट के साथ, और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल
लेवल, हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड वाइड कैसे अचीव करें, ये उन्होंने एड्रेस किया। और ये देखा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन कैसे दें। तो इसकी वजह से दे endorsed the global forest principle and adopted agenda 21। तो उन्होंने ये दो चीजें दी कि ग्लोबल, जैसे आप फॉरेस्ट को देखेंगे तो इट प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन द एनवायरनमेंट, तो दे अडॉप्टेड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। तो आप देखते हैं एजेंडा 21 के, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, ये मैप पे तो आता नहीं है बट यू कैन सी एजेंडा 21 दैट इज Declaration signed at Rio de Janeiro 1992 UNCED। ओके, आप यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये डिक्लेरेशन साइन होता है यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता में। डिक्लेरेशन साइंड एट रियो डी जेनेरियो इन 1992 टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी आपने डिस्कस किया कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आप बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करते हुए करते हैं, और इसमें आप अपने प्रेजेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते और फ्यूचर जनरेशन से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना होता। सो डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन हुआ in 1992 and they tried to achieve global sustainable development to compete with or to combat environmental damage, poverty and disease। तो उनका मेन मुद्दा क्या था कि environmental damage को हमें compete करना है, poverty को compete करना है, और जो डिसीजेज हैं उनको compete करना है, उनसे लड़ना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, फिर कैसे? तो लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा। उन्होंने बोला कि मान लो अगर यहाँ पे दो, जैसे आप देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 4 कंट्री है, तो इस कंट्री के लोग जो हैं उसी एजेंडा को अपना करके यहाँ पे सारी चीजें मेंटेन रख रहे हैं, इसी एजेंडा को ये भी मेंटेन कर रहे हैं, दे ऑल्सो, और ये भी। ठीक है, तो फिर ये ओवरऑल सेम एजेंडा हुआ और ओवरऑल डेवलपमेंट भी हुआ। तो वही है कि लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा। हर सारी, जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे अभी समझा, तो सबको इस एजेंडाज को अपनाना होगा। ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, पूरे वर्ल्ड को द सेम थिंग अगर वो करेंगे तो ग्लोबल कोऑपरेशन हो जाएगा। और इंटरेस्ट कॉमन है कि हमें, इंटरेस्ट कॉमन है क्या, कि इन्वायरमेंटल डैमेज को हमें रोकना है, पॉवर्टी को हटाना है और डिसीजेस को हटाना है। ठीक है, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ये सब हटाना है, एंड उनका कॉमन इंटरेस्ट होगा। तो रिकॉल करिए क्या है कि एजेंडा 21 आउटकम निकल के आया रियो डी जेनेरियो में जब अर्थ समिट हुआ था, वहां पे 100 ऑफ हेड्स आए थे स्टेट्स। ओके, तो वहां से डिक्लेरेशन साइन हुआ इन 1992 ब्राजील में। आप याद रखेंगे रियो डी जेनेरियो को, टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू compete environmental damage, poverty and diseases, and this can be achieved through local government should draw its local agendas, global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities। अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। Why do we need resource planning? कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो, क्वेश्चन तो बदल के आएंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है ना तो आप आंसर कर जाएंगे उसका। ठीक है, इनइक्वल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज आप देखेंगे तो ये ऐसा तो नहीं है कि रिसोर्सेज हर जगह इक्वली है, हर जगह एक जैसा ही रिसोर्सेज है। मान लो कि अगर कहीं पे ज्यादा पानी है, अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो ज्यादा पानी है लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब लद्दाख में ही देख लो तो वहां पे कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा है पर पानी ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ जरूरी मिनरल्स भी नहीं है वहां पे। ठीक है, तो मान लो कहीं रिसोर्सेस ज्यादा है, कहीं है ही नहीं। आप देखेंगे झारखंड छत्तीसगढ़ में तो वहां पे मिनरल्स ज्यादा है। ठीक है, कोल डिपोजिट्स हैं, और कुछ जगह आपने देखा कि कुछ चीजें है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हर जगह पे है और कुछ जगह पे नहीं है,
तो यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी वजह से हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि जहाँ पे जो रिसोर्सेस नहीं है वो भी रिसोर्सेस वहाँ पे पहुँच पाए और ओवरऑल लोग उसको यूज कर पाए। देयरफॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल इज रिक्वायर्ड। तो हर लेवल पे, नेशनल लेवल पे आप देखेंगे या फिर स्टेट, हर लेवल पे, ताकि सबके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हो, इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो इसके 3 स्टेप्स हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ओके, 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसोर्सेस कहाँ पे है, कितना है, क्वालिटी और क्वांटिटी आप देखते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं, ये सब आप देखते हैं। वो प्लानिंग स्ट्रक्चर में आप देखते हैं। पहले आप सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं। फिर आप प्लान करते हैं कि हाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, कैसे एक्सेस करेंगे, ये सारी चीज़ आप देखते हैं। फिर आप मैच करते हैं कि क्या ये रिसोर्सेज जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इट विल लीड टू ओवरऑल डेवलपमेंट, सबको इससे फायदा है, ठीक है। और अगर जैसे नेशनल लेवल पे ये फायदा अगर नहीं होता सबको, तो फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करने का क्या ही मतलब है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि झारखंड में कोई रिसोर्सेज को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ झारखंड वाले लोग ही इसको यूज करेंगे, नहीं, पूरे नेशन को उसको ऐसे आंसर करना होगा कि पूरे नेशन के लोग यूज करें या फिर उससे सेटिस्फेक्शन लें, ठीक है। 3 स्टेप ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग देखो आप, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ आवर कंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, अनुमान लगाते हैं कि, और उस रिसोर्सेज को मेजर करते हैं कि कितना है कितना नहीं। सेकेंड स्टेप, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। फिर हम प्लान करते हैं कि क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, स्किल है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप हम करते हैं, ठीक है, और फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं टू एक्सेस द रिसोर्सेज। ओके, ये आ जाता है कि राइट डाउन द 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखो क्वेश्चन बदल के आएगा, बट यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब फिर आप इंश्योर करते हैं कि क्या जो ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो पूरे नेशन को मदद करता है डेवलप करने में। अगर यस, तो फिर आप इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, कि रिसोर्सेज अगर है तो फिर बहुत सारी डेवलपमेंट होती हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज के पास रिसोर्सेज होने के बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है ना, तो उसके लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बट मेयरली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। देखो ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि डिस्क्राइब करो कि कैसे टेक्नोलॉजी ना हो, उसके बाद आपके मान लो आपके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो एज वी ऑल नो दैट रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, बट टेक्नोलॉजी नहीं है तो कैसे डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे जिनके पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है पर इकोनॉमिकली वो बहुत बैकवर्ड है। जैसे आप अफ्रीकन कंट्री देख लो, अफ्रीका के पास बहुत ही ज़्यादा गोल्ड है, ठीक है, डायमंड भी है, बट दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी। तो इसी वजह से वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। रिसोर्सेज तो है बट टेक्नोलॉजी नहीं है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा डेफिनेटली कि एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से अब कैसे कहेंगे कि डेवलपमेंट नहीं होता है हमारे पास रिसोर्स होने के बाद भी। पुअर रिसोर्सेज बेस्ड बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड। अब देखेंगे कुछ कंट्री के पास रिसोर्सेज तो कम है लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप है। जैसे जापान को देख लो आप, हमेशा भूकंप आता रहता है पर दे हैव टेक्नोलॉजी, तो फिर से वैसे ही खड़ा कर लेते हैं। सो कनेक्ट विद द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन।
अब देखो इंडिया के साथ में क्या हुआ, अगर हम हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन देखें तो जैसे आप देखेंगे तो इंडिया के पास भरपूर रिसोर्स तो था, पर उससे पहले हम कहाँ यूज कर पाते थे, उससे पहले हम कहाँ यूज कर पाते थे, वही ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे हर चीज को कवर किया और बहुत तेजी से उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सेस करना शुरू किया अपने इंडिया में, और अपने यहाँ वो लेते गए सारी चीजें। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिसोर्सेस अगर आपके पास हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट आपको टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए आपके पास, एंड ये सारी चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज आपने इंडिया के साथ एक केस देख ही लिया कि हाउ ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेस एंड दे हैव टेकन, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अब आपने जैसे देख लिया कि रिसोर्सेस का तो सारी चीजें, हमने प्रॉब्लम्स भी देख लिया और कैसे एक्सेस हर चीज देख लिया कि टेक्नोलॉजी है तो आप रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा एक्सेस कर लिए कि हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी सोचना पड़ा कि हम इसको कंजर्व कैसे करें, इसे बचाए कैसे। ठीक है, तो महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये कब आपके एग्जाम में आ जाएगा, जैसे आ जाता है एग्जाम में, बहुत ही कंपल्सरी है। तो आप इस स्टेटमेंट को समझिए, इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि जैसे आप देखेंगे तो हमारी जरूरतों के लिए तो प्रकृति मदर के पास इतनी चीजें हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर पाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, मान लो कुछ चुनिंदा लोग उसमें से लालची हैं, तो उनकी जरूरतों को, मान लो लालची लोगों की जरूरतों को कौन पूरा कर पाता है? उनको तो यही है कि आप कितना भी दे दो, फिर भी वो लालची हैं, तो फिर वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ही सेज कि प्रकृति माँ के पास इतना तो है to fulfill the everybody's need, but not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology. जो अभी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव है। ठीक है, तो उसको उन्होंने बताया, उन्होंने इस चीज को बताया कि जो ग्रीडी और सेल्फिश लोग हैं, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, एज ए रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। पूरे वैश्विक लेवल पे अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें, तो यही तीनों जो है रूट कॉज हैं टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाय मासेस। तो वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। मास प्रोडक्शन जैसे आप देखेंगे तो मान लो पहले ऐसा था ना कि जो जो ऑयल हम खाते थे उसी को लगा भी लेते थे, पर अभी क्या, अभी बॉडी लोशन ये सारी चीजें आ गई हैं। तो ऐसा है ना कि जो चीजें हैं तो हम खा भी लेते थे, लगा भी लेते थे, तो वो वाली चीजें मान लो कितनी सिंपल इकोनॉमी थी। पर अभी आप खाने के लिए कुछ और प्रोड्यूस करते हैं, लगाने के लिए कुछ और प्रोड्यूस करते हैं। तो वो चाहते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस से आप क्या समझ रहे हैं, जैसे वो चाहते थे कि लोगों की, यहाँ पे लोगों की जितनी ज़रूरतें हैं, लोगों की जितनी ज़रूरतें हैं, तो वो उस हिसाब से प्रोड्यूस करें। ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी की मदद से, हर चीज़ों की मदद से आप खूब ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लोगों की जितनी ज़रूरत हो वो उतना प्रोड्यूस करो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अभी आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो लोग खाते थे वही लगा भी लेते थे, इतनी सिंपल इकोनॉमी थी पहले। तो मास प्रोडक्शन का केस ही नहीं है वहां पे। आप सोचेंगे कि नहीं, यहाँ तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो इम्प्रूव हो रहा है। देखो, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही इम्प्रूव हो रहा है। दे आर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरनमेंट, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी और बनती जा रही है, तो दे आर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, वरना जरूरतों के हिसाब से अगर प्रोडक्शन हो तो प्रकृति को कोई आपदा आएगी ही नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो गांधी जी ने तो अपने लेवल पे ये सारी चीजें की, जैसे उन्होंने ये बताया कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। और आप यहाँ पे और भी देखेंगे कि इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या थे रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, एट इंटरनेशनल लेवल अ क्लब ऑफ रोम, जैसे द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्सेज
कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक इनफॉर्मल क्लब है, रोम क्लब थी, ठीक है। तो इसने सबसे पहले एडवोकेट किया कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें, बाकायदा पेपर वगैरह छाप के लोगों को इंश्योर किया इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। ये आ जाता है 1 मार्क में, तो आपको ध्यान रखना होगा। Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Sumiter in his book "Small is Beautiful"। तो गांधी का जो फिलोसफी था ना, अभी आपने देखा, तो इसको इस बुक में भी प्रेजेंट किया गया, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे इसको प्रेजेंट किया गया। इस बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इन 1971 गार्डियन फिलोसफी को इस बुक में भी प्रेजेंट किया गया, उसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि और भी कंट्रीब्यूशन हुए, जैसे ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 97। तो ब्रेटलैंड बेसिकली शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न कंट्री, ओके। तो वहाँ की वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्हीं के नाम पे ये ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट है, बट उन्हीं के अध्यक्षता में रिपोर्ट पब्लिश किया गया तो ग्लोबल लेवल पे। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ग्लोबल लेवल पे ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया गया, ठीक है, इन 1987 फॉर विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्व कंजर्वेशन। ओके, यू नीड टू रिमेम्बर दिस, ओके। जैसे यूनाइटेड नेशन अगर कोई चीज करवा भी रहे तो उसके अध्यक्षता में ब्रेटलैंड कमीशन, जैसे ब्रेटलैंड शी वाज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उनके अध्यक्षता में this report introduced the concept of sustainable development, advocate it as। तो ये जो रिपोर्ट था ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट, तो इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, यहीं से जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी आपने पढ़ा कि इसका मतलब क्या है, कि ये जो कंसेप्ट आया ना कि हमें डेवलपमेंट तो करना है बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड वी हैव टू इंश्योर कि हम अपने प्रेजेंट से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सारी चीजें बचा के रखें। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो यहीं से आई हैं। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस यहीं से आई है, एंड एडवोकेटेड इट एज मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। तो और भी इन लोगों ने और भी चीज़ों को एडवोकेट किया, जैसे रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यही चीज़ जो है आगे भी पब्लिश हुई और बुक कॉमन फ्यूचर। तो इसी जो ये सारी चीज़ें हुई, मीटिंग हुआ, ठीक है, ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट बनाया गया, तो इसी सारी चीज़ों को ये जो आपने पढ़ा आवर कॉमन फ्यूचर में पब्लिश किया गया। द वर्ड कमीशन एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। Another significant contribution was made at a summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। तो और भी आपने अभी पढ़ा रियो de Janeiro जो ब्राजील में है, वहाँ पे 1992 में अर्थ समिट हुआ। इसको आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया वो ब्रेटलैंड कमीशन से आया था, ठीक है, और वो जो रिपोर्ट है उसको हमने और कॉमन फ्यूचर के जैसे पब्लिश किया है। Another significant contribution was made at Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आउटकम क्या आया था, रियो de Janeiro जो ब्राजील में हुआ था in 1992। ओके, यू हैव टू टेल।